हिंद मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में। तो साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत के इस लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते चुनाव आयोग द्वारा भारत में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब आचार संहिता की हमने वीडियो बनाई थी कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों अब हम ये चीज़ समझते हैं कि अब हमने बहुत चीज़ सुनी है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र का पर्व है, ये ऐसा है, वैसा है। तो लेकिन दोस्तों अभी हमको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जैसे आप सब जानते हैं कि माहौल बहुत चुनावी है और चुनावी माहौल में इधर-इधर की बात होती है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इन से सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पहल शुरू की है और वो पहल क्या है कि हमने एक ये पहल शुरू की है कि जो भी लोकसभा 1951 से लेकर 2024 तक लोकसभा में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, हम सभी को एक सीरीज़ चला रहे हैं और उस सीरीज़ के माध्यम से पर डे हम आपको एक छोटी-सी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसमें जो भी लोकसभा में आज तक जो भी कुछ हुआ है, क्या सब चीज़ें हुई हैं, कैसे चुनाव हुए, पहला चुनाव कैसे हुआ, अंतरिम सरकार गठन कैसे हुआ, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, ये सब चीज़ें हम आपको बड़े ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में तरह की बातें होती रहती हैं, चुनाव आयोग इन चीज़ों को लेकर सतर्क है, भारत में आचार संहिता जो लागू है, आचार संहिता का मतलब आदर्श आचार संहिता लागू है और तरह-तरह के अब राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभा रहे हैं, वोटरों को लुभाते हैं, उन सब चीज़ों को जो अब हम बड़े ही क्रिटिसाइज़ होकर नहीं समझेंगे, काफ़ी बड़े ही सरल भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसको आज़ाद कराने के पीछे जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में उस सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़े से आपको एक थोड़े-से पीछे बैकग्राउंड में मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों भारत जो है 700 वर्षों लगभग 700 वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम रहा, अंग्रेजों की प्रताड़ना सही, अंग्रेजों की प्रताड़ना सहने के बाद में भारत के जितने महान क्रांतिकारी हुए, भारत के महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने अपना 100% एफर्ट देकर और अपने देश के प्रति एक ऐसी अलख जगाकर कि हमको इस अपने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना है और अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर इस भारत देश को एक ऐसा मंदिर बनाना है कि जहाँ पर हम सभी व्यक्तित्व और जहाँ पर हमारे रहने वाले सभी जनसंख्या वाले लोग वो आकर अपनी ऐसी एक बिल्डअप करें बिल्डिंग की जिससे कि बहुत चीज़ें आपस में सौहार्द का प्रतीक हो और सौहार्द का प्रतीक होने के नाते एक दूसरों में प्रेम का व्यवहार हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत को एक ऐसे मुकाम पर छोड़कर गए थे कि जहाँ उन्होंने बहुत ही सबसे प्रताड़ना की थी और जो भारतीय थे, भारतीयों को वो बिल्कुल भी नहीं समझते थे और भारतीयों के ऊपर उन्होंने अपना राज्य, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों को जो उन्होंने बैठा दिया था, ऐसा कोई-सा भी पद नहीं था जहाँ पर जो उच्च पद पर अंग्रेज आसीन न हो। लेकिन उन्होंने बहुत सारे हमारे ऊपर क प्रताड़ना करी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारतीय क्रांतिकारियों और भारत के महान विभूतियों, व्यक्तित्व जिनके हम आज भी इतिहासों में जो अपना पढ़ते हैं और उन महान व्यक्तित्वों की हम पूजा भी करते हैं कि जिन्होंने इस अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत देश को आज़ाद कराया। दोस्तों बात है 15 अगस्त 1947 की। भारत एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। 15 अगस्त 1947 की सुबह एक नई किरण के साथ भारत की एक से सूरज की रोशनी की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1947 वही दिन कि जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने के बाद में भारत में एक आज़ादी के पर्व का माहौल क्रिएट हुआ। जैसे ही आज़ादी के पर्व का माहौल क्रिएट हुआ, महान क्रांतिकारियों द्वारा अब देश आज़ादी के पर्व का जो है आज़ादी का पर्व मना रहा था, लेकिन ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत देश के पीछे अपनी जान कुर्बान कर दी और भारत अपने सब कुछ छोड़कर इस देशभक्ति प्रेम में डूबे हुए थे और इस देशभक्ति प्रेम में डूबे होने के नाते इस भारत को एक इतने बड़े चंगुल से छुड़ाकर आज़ाद कराया, उन महान विभूतियों को भला कहाँ नींद का जो आना था। उन महान विभूतियों का सिर्फ़ एक ही सपना था कि मेरा भारत एक ऐसा देश हो, एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य हो, जहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान हो और हर व्यक्ति के अपने एक अधिकार हों। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के महान क्रांतिकारी, महान विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व इस चीज़ पर कार्य करने लगे। दिन-रात उन्होंने एक किया, एक करने के बाद में उनको कहाँ इस चीज़ का जो एलम भी नहीं था कि हम इस चीज़ को यहाँ पर पहुँचा पाएँगे। काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में एक तारीख उन्होंने क्रिएट की, एक तारीख और आई और वो इतिहास की तारीख में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, वो थी 2 सितंबर 1946।
जैसे-जैसे उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत और भारतीयों पर कितना प्रताड़ना इन्होंने की है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने चाहा कि अब हम भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद से आज़ाद तो हमारा भारत हो गया है, लेकिन हम इस भारत को एक रास्ते पर, एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर कैसे बढ़ाएँ, इन सब चीज़ों को प्रयास करने का उन्होंने प्रयत्न किया और इसके बाद में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और एक हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बहुत सारे महान विभूतियाँ, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको गृह मंत्री बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए और आपके बलदेव सिंह जी हुए, ये सब चीज़ और बहुत सारे जो विभूतियाँ थी, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब मंत्रिमंडल में जो ये सब चीज़ें शामिल हुई, उनका आपस में डिस्कशन हुआ, तो उसी के दौरान एक 1950 में यानी 24 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ और चुनाव आयोग का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि वह भारत में इस लोकतांत्रिक गणराज्य में एक ऐसा चुनाव कराए जो निष्पक्षता की आधारशिला को रखे। चुनाव आयोग द्वारा इस चीज़ को लेकर काफ़ी कठिनाइयाँ उन्होंने महसूस की, उसकी चीज़ हम अभी थोड़ी देर में बाद में अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन हो गया 2 सितंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। इसके आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी थे। लेकिन उसके फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को एक जो स्थायी सदस्य मिल गया और वो स्थायी सदस्य आप सब जानते हैं कि कौन थे। दोस्तों 26 नवंबर 1949 यही वो दिन है कि जब संविधान सभा के अथक प्रयासों के बाद में उन्होंने एकजुट होकर हमारे भारत को एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाया कि इस संविधान में कि देश को कैसे चलाना है, कैसे लोगों के मौलिक अधिकारों को अपनाना है और कैसे इस देश में जो हमारी डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व में उनको कैसे अप्लाई कराना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। दोस्तों 2 चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखिएगा, संविधान अंगीकृत होना और संविधान लागू होना अलग चीज़ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी उसके कुछ पार्ट्स, कुछ अनुच्छेद जो हैं, वो एक्सेप्ट किए थे संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद में तारीख आती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एक गणतंत्र का माहौल, एक भारत में भारतीय संविधान की जो स्थापना प्रभुत्व स्थापित हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया हमारे भारत का संविधान। और यहीं से जो चीज़ें शुरू होती हैं जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, अब चीज़ों पे जो चीज़ मैं आपको पहले ही एक छोड़ के वहाँ से बताना शुरू किया था कि अब यहाँ से चुनाव कैसे होने हैं, इस भारत को कैसे मजबूती की ओर ले जाना है, जो इतने सालों से एक गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसको कैसे यहाँ से आज़ादी दिलानी है और यहाँ पे जो अपने भुखमरी और बेरोज़गारी, अशिक्षित वर्ग, इन सब चीज़ों को कैसे दूर करना है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों बात आती है कि देश में चुनाव कराए जाएँ। चुनाव कराने के लिए बीड़ा उठाया 25 जनवरी 1950 को गठित चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग के सामने भी काफ़ी स्थितियाँ असहज थी, काफ़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जो साक्षरता दर थी, मात्र 16% साक्षरता दर थी। यानी कि 16% भारत की जनसंख्या ऐसी थी जो शिक्षित वर्ग थी, बाकी 16 के बाद में आपकी अशिक्षितता जो काफ़ी उच्चतम प्रतिशत पर वहाँ पर थी। तो इस मैं अब आपको उन लोगों को समझाना, लोगों के बीच जाकर आपको एक ऐसी अलख जगाना कि जी हाँ, हमारा जो संविधान है जो कहता है कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बने, उसके लिए आप मतदाताओं को इस सब में सहभागिता करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग द्वारा इन चीज़ों को अलग-अलग तरीके से लागू किया और चुनाव आयोग द्वारा अपनी इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत ही सरल तरीके से लोगों के बीच जाकर एक अलग जगाई। उस समय भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त बने थे, श्री सुकुमार सेन जी थे। श्री सुकुमार सेन एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय 16% साक्षरता दर के समय उस समय उन्होंने ऐसी एक अलग जगाई कि मतदाताओं को इस लोकतंत्र में भाग लेने के लिए हमें कैसे लुभावना है। वो लोगों के बीच में जा जाकर मतदाताओं की अलग जगाई, काफ़ी इस मतदाता के ऊपर एक शॉर्ट फ़िल्म बनाकर उन्होंने वहाँ पर जो दिखाई, इस पे व्यक्तित्व के भाषण वगैरह भी वहाँ पे कराए, लोगों को जो मतदाताओं को लुभाया। लेकिन
अब बात आती है कि भाई यहाँ पर अगर साक्षरता 16% है, तो अब हमें चुनाव कराने में काफ़ी कठिनाई आनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हुआ क्या कि उन्होंने चुनाव आयोग ने एक आइडिया लगाया, श्री शिवकुमार सेन जी ने आइडिया लगाया कि अब चुनाव जो कराने हैं, अब हमें अलग-अलग बैलेट बॉक्स बनाकर कराने हैं। उन्होंने व्यवस्था की कि अलग-अलग बैलेट बॉक्स बनाए जाएँ, उनका कलर भी अलग-अलग हो और उन पर जो पार्टीज़ हैं, जो उस समय चुनाव में जिन्होंने भाग लिया था, उन पार्टीज़ के सिम्बल्स भी वहाँ पर हों। ऐसा ही उन्होंने किया, अलग-अलग बैलेट बॉक्स बनाए, अलग-अलग बैलेट बॉक्स बनाने के बाद में उन पर पार्टियों के सिंबल्स भी लगाए और अलग-अलग कलर भी किए, जिनसे आने जिस पर आकर जो हमारे मतदाता हैं, वो बिना कोई सोचे-समझे जिस भी पार्टी को उन्हें वोट करनी है, आकर अपना जो बैलेट पेपर वो उसमें डाल दें। तो उन्होंने काफ़ी सरल तरीके से इन चीज़ों को लुभाया। दूसरा अगली चीज़ आती है कि जो हमारे चुनाव आयोग थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला वर्ग। महिला वर्ग जो एक खासकर उत्तरी भारत की जो महिला हैं उसमें क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर महिला वर्ग था उस समय जो अपना मतदाता सूची में अगर उनका नाम के लिए पूछा जाए तो वो अपना असली नाम नहीं बताते थे। उनको भय था कि वो क्योंकि गुलामी की जो हमारी बेड़ियाँ थी, उनसे ही हम जकड़ कर आए थे और उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए दोस्तों समय तो लगेगा। एक मैं आपको छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आप किसी एक जानवर को कोई भी आप एक जानवर ले लीजिए, सपोज़ करो आप एक कुत्ता ले लो, अगर आप उसको जो है 24 घंटे एक बेल से बाँध के, एक रस्सी से बाँध के रखेंगे और वहीं उसको भोजन, पानी वहीं से सब चीज़ देंगे, तो वो भी एक दिन ऐसा होगा कि आपको उसे खोलकर आप रख भी दोगे तो वहाँ से नहीं उठेगा। हाथी इसका बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा। अगर दोस्तों कोई गलती हो क्षमा करना। हाथी क्या है जो आप एक देखा होगा कि जो महावत होते हैं, महावत उस हाथी को एक छोटी-सी रस्सी से बाँध कर रखते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हाथी कहता है कि हाँ, अपने मन में सोचता है कि मैं कहीं न कहीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही जो हम और हमारे पूर्वज जो उन गुलामियों से निकल कर बाहर आने के प्रयास कर रहे थे, उसी में एक महिलाओं का जो वर्ग था, महिला वर्ग में काफ़ी भय बना हुआ था कि अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे या मतदाता सूची में या क्या है ये सब चीज़ों को उनको नहीं पता था। लेकिन चुनाव आयोग का काम काफ़ी सराहनीय था। उनके अथक प्रयासों के बावजूद महिलाओं ने जो अपना वोटिंग में जो वोटिंग लिस्ट थी, मतदाता सूची थी उसमें अपना नाम लिखवाना शुरू किया। दोस्तों अब बात आती है कि हमारे जो चुनाव थे लोकसभा के कैसे-कैसे हुए, कब से हुए। दोस्तों तारीख आती है 25 अक्टूबर 1951। 25 अक्टूबर 1951 वही तारीख जब लोकसभा के चुनाव प्रथम बार आयोजित कराए गए। लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 से तकरीबन 5 माह तक चले। इस 5 माह के चुनावी पर्व में आपके 5 माह के चुनावी पर्व में लगभग आपके साढ़े 14 करोड़ वोटरों ने भाग लिया और साढ़े 14 करोड़ वोटरों ने भाग लेने पर सॉरी साढ़े 10 करोड़ वोटरों ने भाग लिया और साढ़े 10 करोड़ वोटरों में भाग लेने पर अपना काफ़ी सराहनीय काम कराया। दोस्तों, उसमें बहुत सारी अपनी पार्टियाँ जो उस समय में पार्टी थी, उन्होंने चुनावी हिस्से में भाग लिया, लेकिन हम सबको यहाँ पर नहीं पढ़कर हम सिर्फ उन चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, जो चीज़ वहाँ पर काफ़ी हाइलाइटेड हुई। दोस्तों पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय काफ़ी एक जो बड़े उच्च स्तर पर पार्टी थी, उनके विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, जो कांग्रेस पार्टी को उस समय टक्कर दे सके। दोस्तों उस समय जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, पहले लोकसभा जो चुनाव हुए थे, वो एक आम चुनाव हुए थे, यानी एक चुनाव एक साथ हुए थे, यानी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे, वो एक साथ हुए, इसलिए 5 महीने का आपका जो कम से कम ये चुनाव माहौल चला। यानी कि अब हम जानते हैं कि जिस चीज़ की अब हम माँग कर रहे हैं, आपने जगह-जगह जो मुद्दा उठता है कि एक देश, एक चुनाव। तो हमारे पहले जो चुनाव हुए थे, वो एक देश, एक चुनाव, लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों, ठीक है? अब बात आती है कि 1951 के चुनाव में 1951-52 के लोकसभा के चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव हुए। यानी 489 सीटों पर चुनाव चुनाव होने के बाद 364 सीट कांग्रेस ने जीती और 364 सीट कांग्रेस ने जीतकर अपना लगभग 45% वोट शेयर यानी 45% वोट कांग्रेस को हासिल हुए और लगभग 55% वोट विपक्ष को हासिल हुए और काफ़ी पार्टियाँ थी जो अपना अंतरिम सरकार थी उसमें एकजुट होकर जो चलने का जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था, उन्होंने भी अपनी एक अलग-अलग पार्टी क्रिएट की। ऐसे दूसरे नंबर पर आती है सीपीआई, सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुई जिसको 16 सीट उस लोकसभा चुनाव में मिली। तीसरे नंबर पर आती है सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों ये वही सोशलिस्ट पार्टी है जो गांधीवादी सिद्धांतों पर जो आधारित थी, जो इसके गठन किया था जिन्होंने जेपी नारायण जी और श्री आचार्य नरेंद्र देव जी, जो इन दोनों व्यक्ति थे, दोनों महाविभूतियों ने इसका गठन किया था, वो इसे कहते थे कि ये गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित होने के बाद भी इस पार्टी को 12 सीट ही जो पार्टी हासिल कर पाई। दोस्तों अगला क्या है? अगला है आपका किसान मजदूर पार्टी, वही किसान मजदूर पार्टी जिसको खड़ा किया था जेबी कृपलानी जी ने, वही जेबी कृपलानी जी जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था आज़ादी के दौर में।
और उस किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीट जो आपकी मिली। इसी के आगे चलते हुए दोस्तों बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और कानून मंत्री भी रहे, संविधान सभा जो थी उसके अपना संविधान सभा के साथ-साथ उन्होंने अपना पूरा ड्राफ्ट भी तैयार किया संविधान का और अपना जो पूरा था 100% था उसको अपना दिया और इनका ही माना जाता है, कहा जाता है कि यही इनके अथक प्रयासों के बावजूद इस संविधान का गठन हुआ। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एक अपनी पार्टी का गठन किया गया और उस पार्टी का नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरलिज्म यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो था उसने 2 सीट जीती और उसने 10 राज्यों में लगभग 10 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 35 सीटों में से 2 सीट जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यानी डॉक्टर अंबेडकर जी की पार्टी ने हासिल की। लेकिन दोस्तों बड़ी ही रोचक बात है कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा से चुनाव लड़े थे और डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाए और वो ही अपने ही सहमित्र जो कांग्रेसी थे और जो काजरेलकर जी थे उनसे चुनाव हार गए। दोस्तों आगे आते हैं एक थी भारतीय जनसंघ, वही भारतीय जनसंघ जो वर्ष 1980 में जाकर बीजेपी बनी, उस भारतीय जनसंघ को जिसको खड़ा किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उस भारतीय जनसंघ ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और 94 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद में 3 सीट ही भारतीय जनसंघ जीत पाई। वही भारतीय जनसंघ जो 1980 से बीजेपी कहलाती है और जिसने 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटें जो हासिल की हैं और जो वर्तमान में भारत की रूलिंग पार्टी भी है। तो दोस्तों इतनी सारी पार्टियों ने हमारे यहाँ पर भाग लिया। लेकिन अब बात आती है कि जब ये चीज़ें यहाँ पर भाग लिया था, तो इसमें चुनावी मुद्दे क्या थे? दोस्तों आप सब जानते हैं, चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दे कुछ अलग ही होते हैं। सांप्रदायिकता ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आप उसमें हिंदू-मुस्लिम वोटर लुभावना और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये चुनावी मुद्दे का एक काम करती हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक पूरी एक यहाँ पर चीज़ समझी कि जो उस समय पार्टी थी पूरी मजबूत स्थिति में थी, वो पार्टी कांग्रेस थी, जिसमें 364 सीट कांग्रेस ने जीती थी और एक आपको बड़े ताज्जुब की बात होगी कि कांग्रेस का उस समय चिन्ह हाथ पंजा नहीं था। दोस्तों कांग्रेस का जो सिंबल था, जो कांग्रेस का चिन्ह था, वो 2 बैलों की जोड़ी थी। बाद में इंदिरा गांधी जी ने उसको गाय और बछड़े का चिन्ह दिया, लेकिन बाद में जब जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा पार्टी बनी, कांग्रेस इंदिरा पार्टी बनने के बाद में उनसे जो चुनाव आयोग ने बताया कि आपको साइकिल और पंजे में से किसी एक सिंबल को चुनना है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पार्टी का सिंबल पंजा चुना और जभी से जो कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल्स है, वो पंजा है। दोस्तों हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है कि 1951 में 1951-52 के लोकसभा में कि कैसे पार्टियाँ खड़ी हुई, कैसे चुनाव हुए और कैसे-कैसे चीज़ें जो बढ़ी, इन सब चीज़ों को एक सरली भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जो दोस्तों जो कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना, लेकिन एक एक छोटी पहल हम शुरू कर रहे हैं और ये एक सीरीज़ बाय सीरीज़ हम ले रहे हैं, इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। हम आपको पूरा 1951 से लेकर 2024 तक सभी लोकसभाओं के बारे में हम आपको बताएँगे, क्या-क्या उनमें हुआ था। तो ये पार्ट 1 एक सीरीज़ का पार्ट 1 है। इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप शेयर कीजिए और जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनको भी लाभान्वित कीजिए और बस आपसे बस यही दुआ है, यही आपसे दरख्वास्त है कि आप जो भी चैनल